सितंबर 2003 सफीलिया अहमद नाम तेजी से चर्चा में आता है। चर्चा में आने की वजह थी कि 17 साल की शफीलिया अहमद अचानक से लापता हो जाती है। महीनों की तलाश के बाद भी शफीलिया अहमद का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि इस केस में शक की सुई शफीलिया अहमद के माता पिता तक चली जाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। 10 साल तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, मगर फिर अचानक नेचर की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि परत दर परत केस की सच्चाई बाहर आने लगती है और फिर बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। तो आखिर क्या है शफीलिया अहमद के गायब होने की पूरी कहानी? पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया और आखिर इस केस का खुलासा कैसे हुआ? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। मगर हम कहानी शुरू करें उससे पहले आप जल्दी से NS क्राइम स्टोरी फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कहानी शफीलिया अहमद नाम की एक लड़की की है। शफीलिया का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। शफीलिया एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की लड़की थी। शफीलिया के पिता इफ्तिखार अहमद मूल रूप से पाकिस्तान गुजरात जिले के उत्तम गांव के रहने वाले थे। लगभग 20 से 22 साल की उम्र में इफ्तिखार रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले आते हैं। यही रहते हुए काम के दौरान ही इफ्तिखार को विदेशी मूल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसी से शादी कर लेते हैं। बहुत जल्द इफ्तिखार एक बच्चे के पिता भी बन जाते हैं, मगर जब वो वापस पाकिस्तान जाते हैं और अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं तो उनके घर वाले शादी को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर इफ्तिखार के घर वाले इफ्तिखार पर पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी करने का भारी दबाव बनाते हैं। घर वालों की जिद के आगे इफ्तिखार झुक जाता है और उसकी शादी फरजाना अहमद नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद इफ्तिखार वापस ब्रिटेन आता है और वहां अपनी पहली पत्नी को सच्चाई बताने के बाद उसे तलाक दे देता है। फिर कुछ समय बाद इफ्तिखार अपनी दूसरी पत्नी फरजाना को भी पाकिस्तान से अपने साथ ब्रिटेन लेकर चला आता है। ब्रिटेन आने के बाद इफ्तिखार अपनी पत्नी के साथ ब्रैडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में रहने लगता है। यही रहते हुए 14 जुलाई 1986 को शफीलिया अहमद का जन्म होता है। शफीलिया के जन्म के बाद ये दोनों पुरानी जगह को छोड़कर वेलिंगटन में रहने चले आते हैं। यहाँ से शफीलिया अहमद की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। इसी बीच इफ्तिखार का परिवार बड़ा होता है और घर में 2 और बेटियों का जन्म होता है। वैसे तो ये परिवार ब्रिटेन में ही रहता है, मगर छुट्टी के दिनों में अक्सर इफ्तिखार अपने सभी बच्चों और पत्नी को लेकर पाकिस्तान अपने घर आता था। बात 2003 की है। अब तक शफीलिया अहमद की उम्र 17 साल हो चुकी थी और वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। इसका सपना वकील बनना था। जब शफीलिया और दूसरे बच्चों की छुट्टी होती है तो 18 फरवरी 2003 को शफीलिया अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान वापस आती है। पाकिस्तान ट्रिप के दौरान ये परिवार एक पारिवारिक शादी समारोह में भी शामिल होते हैं। इस शादी के कुछ दिनों बाद शफीलिया अहमद के साथ एक बड़ा हादसा होता है। दरअसल वो गलती से फिनाइल पी लेती है। इस कारण उसका गला पूरी तरीके से जल जाता है। शुरू में कहा जाता है कि शफीलिया अहमद पर उसके माता पिता ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करने का दबाव बनाया था। इसी कारण जान देने के लिए शफीलिया ने फिनाइल पी ली, मगर बाद में माता पिता दावा करते हैं कि दरअसल जिस बोतल में अमूमन पानी रखा होता है उसी एक पुरानी बोतल में घर की साफ सफाई के लिए किसी ने फिनाइल रख दी थी। रात के अंधेरे में शफीलिया को समझ नहीं आता है कि वो फिनाइल है और वो पानी समझकर उसे पी लेती है। इस गलती की वजह से शफीलिया अहमद को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसे पाकिस्तान में ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, क्योंकि शफीलिया अहमद की इंजरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। इसी बीच परिवार के दूसरे सदस्यों की छुट्टी खत्म हो जाती है और इफ्तिखार शफीलिया को पाकिस्तान में ही इलाज के लिए छोड़कर अपने 2 बच्चों और पत्नी को लेकर वापस ब्रिटेन चले आते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद इफ्तिखार शफीलिया अहमद की भी वापसी का इंतज़ाम करता है और फिर 27 मई 2003 को शफीलिया वापस ब्रिटेन आ जाती है। यहाँ एयरपोर्ट से ही एम्बुलेंस के जरिए शफीलिया को सीधे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। कई महीनों के इलाज के बाद शफीलिया अहमद का गला काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और फिर से वो कॉलेज ज्वाइन कर लेती हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती हैं।
यहाँ तक शफीलिया अहमद को कोई जानता भी नहीं था, मगर 18 सितंबर 2003 को शफीलिया के एक टीचर नोटिस करते हैं कि पिछले एक हफ्ते से शफीलिया कॉलेज नहीं आ रही हैं। शफीलिया अहमद को फ़ोन करने की भी कोशिश की जाती है, मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इस बारे में जब शफीलिया के माता पिता से पूछा जाता है तो वो लोग ये बताते हैं कि शफीलिया अहमद पिछले एक हफ्ते से घर नहीं आई हैं। बेटी एक हफ्ते से घर से गायब है और इस बारे में माता पिता ने अब तक पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई थी। इस कारण शफीलिया के टीचर को सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था और तुरंत वो पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं। मामला दर्ज करते ही पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल के लिए शफीलिया के घर आती है और माता पिता से ही पूछताछ की शुरुआत होती है। शफीलिया अहमद के माता पिता बताते हैं कि 11 सितंबर 2003 को आखिरी बार उन्होंने शफीलिया अहमद को अपने घर देखा था। उसके बाद वो नज़र नहीं आई हैं। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब आपकी बेटी एक हफ्ते से गायब है तो आपने अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। इस पर शफीलिया अहमद के माता पिता जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब शफीलिया अहमद घर से गायब हुई है, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार उसके साथ हो चुका है। इस बात की पुष्टि के लिए जब पुलिस रिकॉर्ड की जांच करती है तो पता चलता है कि वास्तव में पहले भी शफीलिया कई बार घर से गायब हो चुकी हैं। पहली बार तो जब शफीलिया अहमद की उम्र महज 12 साल की थी, तभी वो 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी। शफीलिया के माता पिता ने दोनों बहनों की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई थी। हालांकि तब शफीलिया शाम होते होते घर वापस आ गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दूसरी बार शफीलिया अहमद 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी। तब भी इफ्तिखार अहमद अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस को शफीलिया अहमद एक पार्क में बैठी हुई मिलती हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक तीसरी बार शफीलिया अहमद 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग जाती हैं। इस बार शफीलिया अहमद 2 दिनों तक घर वापस नहीं आती हैं। फिर 5 सितंबर 2003 को शफीलिया अहमद अनाथ लोगों के लिए बनाए गए सेफ हाउस में चली जाती हैं। वहां जाकर अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़ना की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले शफीलिया अहमद और उसके माता पिता से बात करते हैं और फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद शफीलिया अहमद वापस अपने पिता के घर चली आती हैं। इसी के बाद 18 फरवरी 2003 को शफीलिया अहमद अपनी 2 बहनों और माता पिता के साथ फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाती हैं और वहां से वापस आने के कुछ ही दिनों बाद गायब हो जाती हैं। चूँकि माता पिता के बयान के बाद और पुलिस रिकॉर्ड से ये साबित हो जाता है कि शफीलिया अहमद पहले भी कई बार घर छोड़कर भाग चुकी हैं, इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस बार भी अपनी मर्जी से ही शफीलिया कहीं भाग गई हैं। इसलिए पुलिस तो अपनी जांच जारी रखती ही है, साथ ही उन जगहों का भी पता लगाने में जुट जाती है जहां शफीलिया अहमद जा सकती थी, मगर कहीं से भी शफीलिया का अता पता नहीं चलता है। शफीलिया अहमद के पहले भी घर छोड़कर भागने के इतिहास की वजह से पुलिस जांच में थोड़ी सुस्ती दिखाती है। कुछ स्थानीय मीडिया वाले पुलिस की सुस्ती को मुद्दा बनाना शुरू कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि स्थानीय स्तर पर ही शफीलिया अहमद को खोजने की मांग होने लगती है। अब पुलिस वाले धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो शफीलिया के घर से पुलिस वालों को शफीलिया की लिखी हुई बहुत सारी कविताएं और लेख मिलते हैं। इन कविताओं से पता चलता है कि वो अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि शफीलिया एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लड़की के तौर पर अपनी जीवन बिताए, जबकि शफीलिया को वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद था। इसी दर्द को शफीलिया ने अपनी कविताओं के जरिए पन्नों पर उतारा था। जब शफीलिया की ये कविताएं लोगों तक पहुंचती है तो धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ने लगता है और पुलिस पर शफीलिया को ढूंढने का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसी के बाद पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं और हर उस जगह की तलाश करते हैं जहां शफीलिया जा सकती थी, मगर कहीं से भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज में शफीलिया अहमद की तस्वीर जरूर दिखाई जाती है। जब सीसीटीवी फुटेज शफीलिया के माता पिता को दिखाई जाती है तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की शफीलिया अहमद है। ये तस्वीर लड़की के गायब होने के कुछ दिन बाद की थी।
जब माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस ये मान लेती है कि कम से कम सफीलिया जिंदा तो है। हालांकि मामले में नया मोड़ तब आता है जब ये तस्वीर सफीलिया के टीचर को दिखाई जाती है। दरअसल जब वो तस्वीर सफीलिया के टीचर को दिखाई जाती है तो कहते हैं कि फोटो में दिख रही लड़की कहीं से भी शफीलिया अहमद नहीं है। कुछ दूसरे लोग भी सीसीटीवी फुटेज देखकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि फुटेज में दिखने वाली लड़की सफीलिया अहमद नहीं है। अब पुलिस वालों का माथा घूमने लगता है कि आखिर सफीलिया के माता पिता ने फोटो में दिख रही लड़की की झूठी पहचान क्यों की, क्यों वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले चुपके से सफीलिया के माता पिता के घर कई जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देते हैं। अब पुलिस वाले घर पे लगे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस पर रिकॉर्ड हुई बातचीत की बारीकी से जांच पड़ताल करने लगती है। रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक दिन इफ्तिखार अहमद घर में बात करता हुआ सुनाई देता है कि ब्रिटेन में अगर तुम 40 लोगों को भी मार दो और एक भी सबूत ना छोड़ो तो यहाँ के कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा एक दिन इफ्तिखार अहमद कहता हुआ सुनाई देता है कि अगर पुलिस ने कार के अंदर से डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में कई और ऐसी बातें रिकॉर्ड होती हैं जिसे सुनने के बाद शक होने लगता है कि शायद इफ्तिखार अहमद ने ही अपनी बेटी के साथ कुछ किया है, क्योंकि अब पुलिस वालों को इफ्तिखार अहमद के ऊपर ही शक होने लगता है। इसलिए इफ्तिखार अहमद की कई बातों को आधार बनाते हुए 18 दिसंबर 2003 को पुलिस वाले इफ्तिखार और उसकी पत्नी फरजाना अहमद के अलावा 5 और सदस्यों को सफीलिया के हत्या करने और उसकी लाश छुपाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस ने इन लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल के दौरान इन लोगों के खिलाफ कोई न कोई सबूत पुलिस निकाल ही लेगी, मगर पुलिस को गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पर आखिरकार गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को पुलिस कुछ ही दिनों के बाद रिहा कर देती है। अब 2003 साल से बदलकर हो चुका था 2004। सफीलिया अहमद के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। पुलिस सफीलिया को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई थी। उसी बीच ब्रिटेन के एक सेडविक कैम्ब्रिया इलाके से बहने वाली मशहूर कैंट नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो इलाके में राहत बचाव के काम में लगे 3 लोगों को उस नदी के किनारे एक लड़की की सड़ी गली लाश मिलती है। जिस जगह पे लाश मिली थी और जहां से शफीलिया गायब हुई थी वो दोनों जगह काफ़ी दूरी पर थी। फिर भी पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ये लाश शफीलिया अहमद का तो नहीं। इसी बात की पुष्टि के लिए डेड बॉडी से डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसे इफ्तिखार और फरजाना के डीएनए सैंपल से मैच कराया जाता है। सब उस वक्त चौंक जाते हैं जब बाढ़ में बहकर आई लाश और इफ्तिखार अहमद के डीएनए सैंपल मैच कर जाते हैं। इसका मतलब था कि नदी से बहकर आई वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शफीलिया अहमद की थी। मतलब कि जिस शफीलिया की तलाश में पुलिस लगी हुई थी वो अब एक मर्डर के रूप में पुलिस तक आ चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर शफीलिया की हत्या किसने और क्यों की। शफीलिया अहमद के माता पिता के बयान और हरकतों से पहले भी उन पर शक हुआ था और 2003 में भी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसीलिए एक बार फिर से इन दोनों से पूछताछ की जाती है। मामले की सुनवाई भी होती है मगर इन दोनों पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है और फिर से इन्हें रिहा करना पड़ता है। पुलिस वाले कुछ और सस्पेक्ट को हिरासत में लेते हैं और उन सभी के खिलाफ भी मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। इसी तरह समय बीतता जाता है लेकिन शफीलिया के कातिलों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लोग शफीलिया अहमद को भूलने लगते हैं और इस केस की चर्चा भी बंद होने लगती है। शफीलिया अहमद 2003 में गायब हुई थी और अब आ चुका था साल 2010। शफीलिया अहमद की मृत्यु को अब 7 साल हो चुके थे। इफ्तिखार अहमद भी अपने काम में लगे हुए थे और बची हुई दोनों बेटियां भी अपने पढ़ाई लिखाई में लगी हुई थी। परिवार बड़ी बेटी के खोने के गम से लगभग उभर चुका था और सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुके थे। तभी 25 अगस्त 2010 को इफ्तिखार अहमद के घर पे
बहुत बड़ी चोरी होती है। अब तक इफ्तिखार अहमद का परिवार इलाके में अपनी बेटी के गायब होने की वजह से काफ़ी मशहूर हो चुका था। इस कारण जब इस घर में चोरी की वारदात होती है तो ये खबर भी अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगती है और एक बार फिर से पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है। पुलिस वाले भी ईमानदारी से काम करते हुए जल्द से जल्द चोर की तलाश में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस वाले एक ऐसा खुलासा करते हैं जिससे हर कोई शॉक रह जाता है। पुलिस वाले चोरी के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि इफ्तिखार अहमद की बेटी अलीशा अहमद को ही गिरफ्तार करती है। अलीशा शफीलिया की छोटी बहन थी। अलीशा के मुताबिक घर से उसे उतना पैसा नहीं मिलता था जितना पैसा वो मांगती थी। इसी कारण उसने अपने पिता के घर पर चोरी करवाई। पुलिस ने चोरी वाले केस को बहुत जल्द सॉल्व कर लिया था, मगर पुलिस वालों को यहाँ एक मौका नजर आता है और अब वो एक बार फिर से कई साल पहले गायब हुई शफीलिया वाली फाइल को खोलते हैं और अलीशा से उसकी बहन शफीलिया के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। शुरुआती बातचीत में पुलिस वालों को लगता है कि अलीशा शफीलिया के गायब होने के बारे में कुछ ऐसा जानती है जिससे दुनिया अब तक बेखबर है। पुलिस वाले अलीशा से शफीलिया अहमद के बारे में बताने की जिद करते हैं, मगर अलीशा बिल्कुल खामोश रहती है। फिर यहाँ पुलिस वाले अलीशा को कहते हैं कि तुमने अपने ही घर में चोरी करवाई है, इसके लिए तुम्हें लंबी जेल हो सकती है, लेकिन अगर तुम शफीलिया के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो अब तक कोई नहीं जानता है तो तुम्हारी सज़ा काफ़ी कम हो सकती है। इसके बाद जो अलीशा खुलासा करती है उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अलीशा बताती है उसके बहन शफीलिया को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता इफ्तिखार ने और उसकी माँ फरजाना ने सभी बहनों के सामने मारा था और फिर उसकी लाश को अपनी कार में रखकर दूर जंगल में फेंक दिया था, मगर बाढ़ के कारण लाश बहकर जंगल से नदी के किनारे आ गई थी। अलीशा के मुताबिक इफ्तिखार और फरजाना को अपनी बेटी का मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा शफीलिया किसी लड़के से प्यार भी करती थी। ये बात भी इफ्तिखार और फरजाना को पसंद नहीं आती है और इसी बात के लिए ये दोनों रोज़ शफीलिया को टोकते रहते हैं। इसके अलावा जब शफीलिया अहमद के एक लड़के से दोस्ती की बात सामने आती है तो इफ्तिखार और फरजाना अब जल्द से जल्द शफीलिया की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब ये परिवार 2003 में एक फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाता है तो वहाँ एक लड़के से ज़बरदस्ती शफीलिया की शादी करवाने की कोशिश की जाती है, मगर शफीलिया अहमद शादी को करने से मना कर देती है और इसी से बचने के लिए फ़िनाइल पी लेती है और तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी शादी टल जाती है। जब शफीलिया वापस ब्रिटेन आती हैं तो यहाँ भी उसके परिवार वाले अपने पसंद के लड़के से शादी करवाने की जिद करने लगते हैं। जब शफीलिया शादी के लिए मना करती है तो उसके पिता को गुस्सा आता है और वो पहले तो शफीलिया को गुस्से से मारते हैं और फिर पॉलीथीन बैग में उसका मुंह ढक देते हैं। इस कारण दम घुटने की वजह से शफीलिया अहमद की मौत हो जाती है। इस खुलासे के तुरंत बाद अलीशा शफीलिया अहमद वाले मामले में सरकारी गवाह बन जाती है। बदले में उसे चोरी वाले मामले में कम से कम सज़ा का भरोसा दिलवाया जाता है। अलीशा के बयान के आधार पर ही 2 सितंबर 2010 को फरजाना और इफ्तिखार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों के खिलाफ अपनी ही बेटी की हत्या का केस चलता है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों तक ये दोनों जेल में रहते हैं, लेकिन लगभग 1 साल बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों का मैजिस्ट्रेट क्राउन कोर्ट से बेल मिल जाती है। आगे की जांच में पुलिस वाले कुछ अहम सबूत इकट्ठा करके लाते हैं और फिर उन सबूतों के आधार पर 21 मई 2012 से इस केस की सुनवाई मैजिस्ट्रेट क्राउन कोर्ट में शुरू होती है। पहले तो फरजाना और इफ्तिखार दोनों ही अपनी बेटी की हत्या से इनकार करते रहते हैं, मगर जब फरजाना को लगने लगता है कि अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में ये फंसने वाली है तो 19 जुलाई 2012 को फरजाना कोर्ट में फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि शफीलिया अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तिखार अहमद ने ही की है। अपने बयान में फरजाना ये भी बताती है कि उसने इफ्तिखार अहमद को रोकने की कोशिश की थी, मगर उल्टा इफ्तिखार ने फरजाना को भी मारा पीटा और धमकी दी कि अगर तुम में से किसी ने भी इस बारे में किसी को भी बताया तो उसका भी हाल शफीलिया जैसा ही होगा।
अब इफ्तिखार अहमद के खिलाफ 2 गवाह हो चुके थे। इसके अलावा पुलिस वाले भी जो सबूत इकट्ठा करते हैं वो भी इशारा करते हैं कि इफ्तिखार अहमद ने ही शफीलिया अहमद की हत्या की थी। फिर उसकी लाश को बहुत दूर जंगल में फेंक दिया, मगर इत्तेफाक से उस इलाके में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी के साथ शफीलिया की लाश बहते हुए खुद ही नदी किनारे पहुंच गई। फाइनली लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2012 में फरजाना और इफ्तिखार को अपनी ही बेटी की हत्या और हत्या के बाद लाश गायब करने का दोषी पाया जाता है और इन दोनों को 25-25 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट में ये भी साबित होता है कि ये एक ऑनर किलिंग थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद हर साल शफीलिया अहमद के याद में 14 जुलाई को यानी शफीलिया के बर्थडे के दिन नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम्स ऑफ ऑनर किलिंग भी